गाइस वेलकम टू ई गुरुकुल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग वाला। जो रीजनिंग की हमने 2 वीडियोस अपलोड करी है, उसमें एक में तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कैसे हम अल्फ़ाबेट की नंबरिंग और उसके एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स कैसे याद करेंगे। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि वो बहुत नेसेसरी है भाई। रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको वो 2 वीडियो ज़रूर देखनी है, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी रीजनिंग के क्वेश्चंस सोल्व करने में। ठीक है, तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पहले थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग क्या है कि कोई मैसेज है, जो कोई एक सेंडर है एक रिसीवर है। सेंडर उसको सेंड कर रहा है, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, तो किसी उसमें मतलब कोई ऐसा लॉजिक लगाएगा वो उस क्वेश्चंस में पर्टिकुलर। एक तरह से वो एक मैसेज है। तो सेंडर क्या चाह रहा है कि जो मैं ये बात कह रहा हूँ वो सिर्फ रिसीवर को समझ में आए, किसी थर्ड पर्सन को समझ में ना आए। ठीक है, तो और ये पेपर में या एग्ज़ाम में क्यों दिया जाता है ये टॉपिक, उसके पीछे ये लॉजिक है कि भाई जो सामने वाला स्टूडेंट है या कोई भी एस्पिरेंट है, वो उस जो कोड दिया है उसको ब्रेक कर सके। ठीक है, और उसके जो उसका यानी कि जो मतलब है उस बात का, वो मतलब निकाल के उसका जो आउटपुट है वो निकाले। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कोडिंग डिकोडिंग के पीछे। तो हम लगभग सारी टाइप डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीजीएल या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए, या कोई भी नॉर्मल बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया हमारा क्लरिकल लेवल तक का, या उससे ऊपर भी पीओ लेवल तक की भी रीजनिंग कोशिश करूंगा मैं आपको उस टाइप के सवाल या क्वेश्चंस डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, पहले मेरा जो मकसद है यही है कि हम सीओडी ग्रुप की जितनी भी जॉब्स हैं उसके लिए हम अपना जो भी क्लरिकल लेवल तक का जो हमारा जो भी टॉपिक्स है डिस्कस कर रहे हैं। मैथ में भी हम वैसा ही कर रहे हैं, ज़्यादा हम अपर लेवल पे नहीं जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए वो संख्या भी थोड़ी कम है। जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी तो लोग कमेंट करेंगे, उस हिसाब से हम अपने टॉपिक दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हम अपना ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि सारी टाइप पे एक एक दो दो आपको सवाल करवाए जाए। ठीक है, बाकी आप लोगों का काम है भाई, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। कोई किसी को किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। तो टाइप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसका हम। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट बहुत ही सिंपल है। इसमें टाइप फर्स्ट में वो आपको क्या कहेगा, देखो मैं अपने हिसाब से ना सारी टाइप करा दूंगा आपको, और उसके ऊपर आपका काम है भाई सारे सवाल करने का। ठीक है, फर्स्ट टाइप में वो क्या कहेगा कि लेट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ए की नंबरिंग क्या होती है अल्फ़ाबेट में 1, तो वो आपको मानने के लिए भी कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 और कोई पैट वर्ड है। ठीक है, तो पैट की काउंटिंग क्या दे देगा आपको, पैट की काउंटिंग दे दी 5 और 20 25 16 41 41, मान ले ऐसे दे दिया। ठीक है, तो और फिर आपसे वो कुछ भी पूछ ले, मान ले डॉग पूछ ले, डॉग इज इक्वल टू क्या होगा। तो मैंने जो पहला वीडियो रीजनिंग का बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि आपको ये नंबरिंग याद रहे, कि भाई वो वाला कॉन्सेप्ट मत रखना। उसमें देखो थोड़ा टाइम भी आपका ज़्यादा लगता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा लगता है, और एक्यूरेसी, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है और आपने गलत कोई नंबर उठा लिया तो गलती होने के चांसेस बहुत है, और आपको गलत ऑप्शन भी ज़रूर मिलता है। ठीक है, खासकर रीजनिंग में ज़रूर होता है कि आप जो गलती कर रहे हो वो ज़्यादातर आपको ऑप्शन में रहेगी और आप गलत कर दोगे, पूरा टाइम भी दोगे उसमें और आपका नंबर भी नहीं आएगा। तो वो गलती नहीं करनी है। अल्फ़ाबेट ज़रूर याद करने हैं, अपोजिट भी याद करने हैं उनकी नंबरिंग में। यहाँ से करके देख लो ये कितने नंबर पाता है 16, मैं ऐड कर रहा हूँ सीधा 5, और ये कितने पाता है भाई 20 पे। तो ये टोटल नंबर अगर हम देखें तो कितना हो रहा है 16 5 21 20 41, इतना आ रहा है। यानी जो इनकी नॉर्मल जो काउंटिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने बोल भी दिया ए इज इक्वल टू क्या है 1, पैट का भी दे दिया, 2 उसने हमको दे दिए कि क्या करना है
इसमें, और तीसरे का हमसे पूछ लिया। तो यहाँ पे क्या होगा इसका, डी का कितना नंबर 4, ओ कितने पाता है भाई 15, और ये कितने पाता है 7। तो जो ये आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 19 और 7 कितने हो गए भाई 26। तो 26 इज द राइट आंसर। एक सवाल और करेंगे इस टाइप पे, फिर नेक्स्ट टाइप। ठीक है, इस तरह के ही क्वेश्चन रहेंगे, उसमें सिंपल आपको करना है कि जो आपको जिस हिसाब से उसके नंबरिंग दे रहा है अल्फ़ाबेट की, आपको वही करना है। इसमें नॉर्मल दे रखा है, एक अपोजिट का ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 26। पिछले में क्या था कि उसने कह रहा था ए की काउंटिंग क्या दे रखी थी 1, इसमें क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 26। फिर उसके बाद रैट का कोड दे रखा है, रैट इज इक्वल टू 42 हो, तो बैट क्या होगा। तो भाई ए इज इक्वल टू 26 है, मतलब वो अपोजिट पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जेड से शुरू करा उसने, तो ए पे पहुंचेंगे तो क्या क्या होगा 26। तो वो वाली काउंटिंग भी मैंने आपको याद कराई है कि उसका उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, ऐसे याद कराया है। तो क्योंकि ए से जेड तक तो आपको काउंटिंग याद है, अगर एक दूसरे के अपोजिट आपने याद कर रखे होंगे। ठीक है, जैसे आर का उल्टा क्या याद किया था हमने, आई को याद किया था इंडियन रेलवे से, तो आई का उल्टा क्या होता है आर का उल्टा क्या होगा आई, और इसकी नंबरिंग क्या होती है भाई 9 नंबर पे आता है। क्यों, बड़ा आई हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो वो मैंने याद करने का तरीका भी आपको वीडियो में बता रखा है, आपको वीडियो अच्छे से देखनी है, उसके बाद ही ये टॉपिक स्टार्ट करना है। ए का उसने दे ही रखा है कितना, ए का उल्टा क्या होता है भाई जेड, और जेड का नंबरिंग क्या होती है 26। इसको हमने किससे याद किया था, जीटी रोड से याद किया था। ठीक है, और जी का हमने ये ऐसे करके क्या याद करा था 7। तो ये कितने आता है 7 नंबर पे। ठीक है, जी आता है 7 नंबर पे। इन सबको ऐड करो, 42 आना चाहिए। 26 9 35 7 42 आ गया 42। तो मतलब यही वाला लॉजिक इसमें लग रहा है। सेम लॉजिक आपको बैट में लगाना है, आपका आंसर करेक्ट आएगा एकदम। तो बी हमने कैसे याद किया था, बी फॉर बाय से याद किया था। बी का उल्टा वाई का कोड क्या होता है 25। ए का तो अभी इसने दे भी रखा, अभी निकाला भी था हमने कितना 26। और टी का भी निकाला था, अभी जीटी रोड से याद किया था, इसका क्या होता है 7। सबको ऐड कर दो। ठीक है, 25 26 51 और 7 58, ये आंसर आएगा हमारा। तो अगर आपने वो कोड जो दे रहा है, अगर वो आपने डिकोड कर लिया तो आप इजीली कर जाओगे रीजनिंग की। यही सबसे बेस्ट बात है। 50 आउट ऑफ 50 एसएससी में बहुत लोग लेके आते हैं। उसके पीछे यही है कि आपने जो भी आपको पढ़ा है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक बार बढ़िया से मेहनत करनी है। फिर चीज़ें आप जैसे ही आप सवाल देखोगे, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओगे, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा इसके पीछे क्या लॉजिक लगा है। ठीक है, लेकिन बशर्ते आपको एक बार उस पर अच्छी सी मेहनत करनी है। रीजनिंग पे रीजनिंग ज़्यादा डिमांड नहीं करती है भाई, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, वो टॉपिक पे आपको रेगुलर मेहनत करनी रहती है। रीजनिंग का ऐसा नहीं है। रीजनिंग पे अगर आपने एक बार ढंग से मेहनत कर ली, उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम से पहले भी अपने एक बार नोट्स रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से दोबारा रिकवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगला एक इसमें अगली और देखते हैं, इसी में एक टाइप और देता है। ठीक है, वो और देखते हैं, उसके बाद टाइप 2 पे चले जाएंगे हम लोग। एक देखो इसी टाइप का है ये भी पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, पेल जो एक कोई वर्ड है उसका कोड है 2134। ठीक है, अर्थ कोई दूसरा वर्ड है जिसका कोड है 41590। तो तीसरा क्या पूछ रहा है कि पर्ल कोडेड इन दैट कोड, तो पर्ल का क्या कोड हो, ये आपसे पूछ रहा है वो। तो बेसिकली क्या है इसमें, इस टाइप में, इसमें वो वाला लॉजिक नहीं भी लग सकता है और लग भी सकता है, दोनों ही बात। पहले आप लोगों ने देखना है कि जो कोड हमारा अल्फ़ाबेट की नंबरिंग के हिसाब से क्या वही दे रखा है या नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले वाले में जो हमने 2 सवाल करे उसमें जो कोड अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेटिकली होता है वही दे रखा था। क्या इस बार भी वो है, ये चेक करना है आपने, उसके बाद ही कोडिंग। ऐसा नहीं करना है कि एक बार देखते ही आप करने लग गए, आपने ढंग से कोड भी नहीं देखा।
रीजनिंग हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट का आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले एक बार आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, चाहे आप भले ही 1 सेकंड ले लो एक्स्ट्रा, लेकिन उससे क्या होगी, आपकी जो क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन का आंसर करने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी और इनकरेक्ट आंसर होने की संभावना ख़त्म होगी। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे आपको क्वेश्चन को ढंग से रीड करना ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, तो अब देखो पेल, इसके पीछे जो नंबर दे रखा है एज इट इज़ लिख लो, जो दे रखा है 2 1 3 4। ठीक है, पी का कोड 2 दे रखा है, ए का 1, एल का 3 और ई का 4। इधर लिख लो अर्थ, अर्थ का क्या कोड दे रखा है 41590। तो यहाँ देखो ई यहाँ पे कॉमन था, ई का कोड भी क्या है कॉमन, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर इनके होते हैं वो नहीं है। ए का तो बाई चांस आ रखा है, उसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, ठीक है, अल्फ़ाबेट नहीं है सॉरी, जिसका नंबर सेम आ रहा हो। अब जो ये वर्ड का मीनिंग पूछ रहा है, कोड पूछ रहा है, वो इन दोनों का यूज़ करके ही वर्ड बनेगा और उसी का कोड पूछेगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन की पहचान है। अब पर्ल में देखो पी ले लिया यहाँ से या यहाँ से ई ले लिया, ए भी यूज़ हो रहा है, आर भी यूज़ हो रहा है और एल का भी यूज़ हो रहा है, तो नंबर भी बन जाएगा दोनों का यूज़ कर लेके। तो यहाँ से सीधा ना लिखना चाहो या लिख लो एक बार और, ये है पी का कोड क्या दे रखा है 2, ई का कोड क्या दे रखा है 5, ए का 1, आर का क्या दे रखा है, ई का सॉरी 4 दे रखा है, ई का 4 है, आर का 5 है और एल का कोड क्या है भाई 3। तो ये आंसर आएगा हमारा 24153। दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ इसलिए कराए हैं कि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दो हमने पहले जो पढ़े उनमें अलग लॉजिक था, उसमें अल्फ़ाबेटिकली दे रखा था तो हमने अल्फ़ाबेटिकली ही उसका आंसर किया था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या है कि उसने अपने हिसाब से कोई भी कोड बना रखे हैं, वो आपको 2 बार उसने यूज़ करके दिखा दिए, तीसरा आपसे पूछ लिया। यही इसमें कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं। ठीक है, बस आपको डिकोड करना आना चाहिए। उसका आप अगर डिकोड करना सीख गए जिस हिसाब से क्वेश्चनर चाह रहा है तो ईजिली आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन भी मैंने इसी टाइप में ले लिया है, क्योंकि इसमें भी अल्फ़ाबेट के सामने वो आपको कोई भी नंबर लिख देगा और सामने इस टाइप से सवाल करेगा। उसमें ही मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया इस क्वेश्चन का। वो कहेगा कि ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें जो पहली हमारी रो है उसमें हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, सेकंड जो हमारी रो है उसमें हमने उसके कुछ कोड्स दिए हैं, उनका यूज़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस टाइप से वो आपसे सवाल पूछेगा। तो पहले कुछ भी दे दिया उसने, कोई भी आप इससे रेंडमली कोई भी अपनी तरफ से भी कोई भी सवाल बना सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में भाई आता है। पहले तो आता था, अब मैं 1-2 साल से नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब का मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ जो बुक्स भी आती है अभी भी उसमें आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे। इसका कोड उसने पूछ लिया तो जो जिसके सामने लिखा है सिंपली वही आपको उसका आंसर करना है। बस ये आपकी देखता है कि एबिलिटी कितनी है। तो सामने आपको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन को पढ़ो और जो टेबल दे रखी है आपको रफ में भी टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधा आप सवाल को उठाओ और जो उसमें दे रखा है अल्फ़ाबेट वो उसकी नंबरिंग उड़ दो। जे के सामने क्या लिखा है 4, ए के सामने क्या लिखा है 3, पी के सामने क्या लिखा है भाई, पी के सामने लिखा है 5। ठीक है, वी के सामने क्या लिखा है, सीधा सीधा जो नंबर दे रखा है वही करना है। ई के सामने क्या लिखा है 2, एम के सामने क्या लिखा है 0। तो ये हमारा आंसर आएगा। ध्यान रखना कभी भी स्टार्टिंग के 1-2 नंबर या लास्ट के 1-2 नंबर देख के टिक मत मार देना। 4 में से 2 ऑप्शन आपको ऐसे ही ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, फिर बाद में पछताओगे कि बीच वाले भी चेक कर लेता तो फ़ायदा रहता। तो पूरा क्वेश्चन करना। ठीक है, चाहे मुँह ज़बानी कर लेना, लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, रीजनिंग के बहुत सारे सवाल ऐसे रहेंगे जिसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डिपेंड करता है आपने कितनी उसके ऊपर प्रैक्टिस करी है। फिर क्या दे दिया इस बार उसने, क्या दे दिया, नंबर्स दे दिए, अल्फ़ाबेट पूछ लिया।
कुछ नहीं, जिसके सामने जो लिखा है इस बार वो लिख दो। 6 के सामने क्या लिखा है? R। 9 के सामने क्या लिखा है भाई? T लिखा है। 3 के सामने A लिखा है। 8 के सामने क्या लिखा है? S लिखा है। 0 के सामने M लिखा है। 5 के सामने P लिखा है और 4 के सामने क्या लिखा है? Z। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बार भी वही सेम बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आगे या पीछे के अल्फ़ाबेट देख के टिक मत मारना भाई। बीच में वो हो सकता है एक ही कोई लेटर को ऐसे भी लिख देगा, वो आपको सेम ही दिखाई देगा। एस की जगह पे मैंने ये लिख दिया, ए की जगह पे एस लिख दिया, सेम यही ऐसे ही बना दिया एक ऑप्शन। ठीक है, तो जल्दबाजी मत करना, पूरा निकालने की कोशिश करना और उसी फिर टिक करना। ठीक है, हो सकता है 1-2 बार आपको सही ऐसे आगे या पीछे अल्फ़ाबेट देख के सही कर जाओ, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आप 1 नंबर आपका कट जाएगा और फिर आप 1 नंबर तो आना चाहिए था वो और नेगेटिव मार्किंग रहेगी उसका 0.25 वो। ठीक है, तो 1.25 नंबर का नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखना एक क्वेश्चन गलत करने से। नेक्स्ट टाइप है ये वाली हमारी, जब वो अल्फ़ाबेट के बदले आपको अल्फ़ाबेट का ही कोड देगा। ये वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है क्योंकि ज़्यादातर जितने भी एग्ज़ाम आप देखोगे उसमें इसी तरह के आपको क्वेश्चन नज़र आएंगे। ठीक है, इसमें भी मतलब 2-3 तरह से वो पूछता है, लेकिन मेन जो हमारी टाइप रहेगी यही रहेगी। लेकिन मैं आपको सभी टाइप डिस्कस करेंगे, जो भी 8-10 जो इतनी भी टाइप बनती है इसमें देखो, जब आप बेसिकली अभी लर्निंग फेज़ में हो या इनिशियल प्रैक्टिस है आपकी, तब के लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर जाओगे फिर तो आप अपनी खुद की एक डेवलप कर लोगे, किस हिसाब से आप क्वेश्चन को रीड करोगे, कैसे आप उसका आंसर करोगे। लेकिन जो लोग इनिशियल प्रैक्टिस में हैं उनके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। सिंपली कुछ नहीं है, मैंने आपको अल्फ़ाबेट याद करने बताए हैं, तो इनिशियल प्रैक्टिस के लिए आप इसके नीचे इसका कोड लिख लो भाई। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने इनिशियल प्रैक्टिस में अगर ढंग से याद नहीं किए हैं अल्फ़ाबेट, तो आप हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे कर जाओ उनकी नंबरिंग और आपका आंसर जो सही आना चाहिए था वो हो जाए गलत। तो वो गलती नहीं करनी है इनिशियल प्रैक्टिस में। आप इस पे जितनी भी आप कोडिंग डिकोडिंग पे प्रैक्टिस करो, इस टाइप पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी तरीके के सवाल आपको ज़्यादातर एग्ज़ाम में नज़र आएंगे। वो वाले इससे सिंपल भी है, अगर उस पर प्रैक्टिस थोड़ी कम भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें सीधा उसका नंबर वो दे रहा है। ठीक है, और इसमें आपको क्लिक करना है कि क्या हो रहा है, तो इस पे ज़्यादा करने की ज़रूरत है जी। ठीक है, पहले इसका लिख लो कि इसका कोड क्या दे रहा है, IQNF ये कोड दे रहा है भाई। तो जी के नीचे इसका कोड लिख लिया मैंने 7, उसके नीचे इसका लिख लिया 15, इसका 12, इसका 6, इन सब के कोड है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 17, 14 और 6। अगर आपको ये याद हो जाएंगे और आपने अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करी तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आप खुद भी जब आप करोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आपको पता चल जाए। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, आप भूल जाओ गोल्ड को और इसको। अब नंबर पे आ जाओ, 7 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 9 पे। 15 से कहाँ पे जा रहे हैं, 17 पे। 12 से 14 पे और 4 से 6 पे। ये ज़्यादा सिंपल हो गया। अब तो सब में क्या हो रहा है, +2। ये लॉजिक निकल के आया। अब वो हमसे कुछ भी पूछ ले, विंड का पूछ रहा है, ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है भाई, विंड का। तो ये कितने पे आता है, 23 पे, ये 9 पे, ये 14 और ये 4। तो अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या रहेगा, +2 करके। तो सीधा ही 23 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 25। 25 पे क्या यहाँ आना चाहिए, y। इसमें 2 जोड़ोगे, 9 2 11, 11 पे क्या आता है, k फॉर काइट। n 14 पे 2 जोड़ोगे 16, 16 नंबर पे क्या आना चाहिए हमारा, p। और d आता है हमारा 4 पे, 2 जोड़ना है 6 नंबर, 6 पे क्या आता है, f। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, YKPF, ये हमारा आंसर रहेगा। तो इनिशियल प्रैक्टिस में अगर ये आप सीख जाओगे तो आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लोगे। +2 आपने लॉजिक आया, हो सकता है अगले सवाल में ये थोड़ा लॉजिक चेंज हो जाए। हर सवाल के लिए अलग लॉजिक रहेगा, ये ध्यान रखना। वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन को ढंग से रीड करोगे, आप पकड़ जाओगे बात को। ओके, इस बार क्या कह रहे हैं कि ब्लड को भाई EIRLG ये कोई कोड दे रखा है, ब्लड का कोड है ये, तो पीरियड का कोड क्या रहेगा, ये हमारा सवाल।
तो फिर से वैसे लिखो, लिख लिया ब्लड, इसका कोड क्या दे रखा है EIRLG। तो नॉर्मली जो हमारा कोड रहेगा, ठीक है, एक तो आपने ऐसा का पहले अल्फ़ाबेटिकली जो हमारा ऑर्डर है, मतलब जो सीक्वेंस है 1 to Z, पर्टिकुलर हम बार बार उसी पे जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आप एक बार ना थोरोली देख लो कि जो इसका कोड दे रखा है वो किस ऑर्डर में है, ठीक है। ये पहले मैं बताना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना तो रीड आउट करते पता चल जाएगा कि इसमें नॉर्मल वाला लॉजिक लग रहा है या अपोजिट वाला। फिर भी हम पहले नॉर्मल वाला ही सीख रहे हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूंगा उसके बारे में कि अपोजिट वाले पे सीधा एकदम से कैसे पकड़ोगे आप, ठीक है। तो इसका कोड क्या है 2, L का कितना है 12, इसका 15, यहाँ भी 15, D का कोड क्या है 4। सबका कोड लिख लिया हमने। ऐसे ही इसका लिख लो 5, इसका कितना है 9, इसका कितना है भाई 18, इसका कितना है 12, इसका कितना है 7। ये कोड लिख लिया हमने। तो देखो 2 से कहाँ जा रहे हैं हम, 5 पे क्या हो रहा है +3। इस बार कहाँ जा रहे हैं, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 2 से कहाँ जा रहे हैं भाई 5 पे +3, 12 से कहाँ पे 9 पे -3, 15 से कहाँ जा रहे हैं 18, कितना हो रहा है +3, 15 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 12 -3, 4 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 7 पे +3। तो क्या हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस। इस बार तो हमारा जो नंबर है वो सेम, कई बार होगा क्या कि कई बार हो सकता है +3 हो रहा है -2 हो रहा हो, कुछ भी मतलब रैंडमली कोई भी लॉजिक लग सकता है। पहले आपने उस लॉजिक को पकड़ना है, उसके बाद करना है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी फिर आपको ये नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर आप थोरोली पढ़ते ही कर जाओगे। 2 B से कहाँ जा रहा है E पर, तो मतलब 2 से 5 पे जा रहा है, ऐसे आप कर पाओगे इजीली, ठीक है। अभी पूछ किसका रहा है पीरियड का, ठीक है। जो लॉजिक सबसे पहले लगा, पहले प्लस लगाए तो प्लस ही लगाना है, माइनस लगाए तो माइनस लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये कितने नंबर पे भाई 16 +3 होना है, यानी 19 वाला आएगा। 19 पे क्या आता है, T से पहले क्या आता है S, तो हमारा कोड क्या आ जाएगा सबसे पहले S, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर की बात हो रही है, यानी E क्या आता है 5 नंबर पर, और -3 होना है, 2 नंबर वाला आएगा तो S और B आ गया। फिर 18 वाला है, मतलब 18 पे आता है R का नंबरिंग क्या होती है 18, +3 होगा 21, यानी T के बाद क्या आता है U। उसके बाद 9 नंबर की पे आता है I हमारा -3, यानी 6 नंबर वाला आएगा, क्या आएगा F, ठीक है। उसके बाद O हमारा आता है 15 नंबर पर, 3 ऐड होगा क्या आएगा R। ये आता है हमारा 14, 3 क्या होगा माइनस, यानी 11 नंबर वाला SBUFRK, ये हमारा आंसर है। तो आपने एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद उसका लॉजिक निकालना है, और जो आपसे पूछा गया है उसमें वही लॉजिक फिट करना है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें बताने का। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है अर्थ कैन बी कोडेड एज IUSBF, तो ग्लोब का क्या कोड रहेगा। तो इसमें भी वही लिखेंगे, अर्थ इजिकल टू क्या दे रखा है भाई IUSBF। तो सेम वही चीज़ है, इसकी नंबरिंग क्या रहेगी 5, 1, 18, 20 और 8। इसकी क्या रहेगी 9, 21, 19, 2 और 6। अब देखो, जो अब तक हम जिस अप्रोच को यूज़ कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, पहले अल्फ़ाबेट की जो कोडिंग है उसको जो हमारा आगे दे रखा है उसके फर्स्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हर बार आप लोगों की ये मतलब सभी की यही अप्रोच रहती है कि पहले का कोड
पहले के साथ दे रखा हो, जनरली ऐसा होता भी है। लेकिन अगर जैसे ही आपने सवाल लिखा और आप रीड करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, सेम सवाल में कुछ अलग लॉजिक है। क्योंकि अगर मैं 5 का 9 से कंपेयर करूँ, ठीक है कोई बात नहीं, +4 हो रहा है, लेकिन ए का यू के साथ कोई लॉजिक बन रहा है +20, इतना बड़ा अल्फ़ाबेट का जो यूज़ रहेगा, मतलब इतने बड़े नंबर का, वो जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को लिखते ही, रीड आउट करते ही आप समझ जाओगे नहीं, इसमें कुछ और ही लॉजिक हमारा लगा हुआ है। जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में क्या है, इस वाले सवाल में जो लॉजिक लगा है वो हमारा स्टार्ट हुआ है फर्स्ट से नाउ के लास्ट वाले अल्फ़ाबेट्स, यहाँ से शुरू हुआ है इस बार ना, यहाँ से इसका लॉजिक है, सेकंड लास्ट से फर्स्ट, पहली तरफ से सेकंड का है, ऐसे लॉजिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये इस लॉजिक पे डिपेंडेंट है ये सवाल। आप लोग भी जैसे ही सवाल को पढ़ेंगे आप लोगों को भी ये डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इम्प्रूव करते हो। और आप एक बार अगर आपने किसी सवाल पे टाइम लगाया है, किसी टाइप पे, ध्यान रखना अगर गवाया है किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो टाइप आपकी हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। ठीक है, कई बार आप सेम लॉजिक लगाते रहोगे, आपको ध्यान नहीं आए, लेकिन अगली बार जब उस तरीके का आप सवाल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इसमें जो हम नॉर्मली हमारी जो अप्रोच रहती है वो वाली अप्रोच इस सवाल में नहीं है। तो अब तो कुछ रहा ही नहीं इस सवाल में, सब में क्या हो रहा है +1। ठीक है, सब में +1 वाला लॉजिक है। तो सेम वैसा ही उसने पूछा है ग्लोबगाम से। ठीक है, सबके नंबर लिख लो अगर इस बार आपको दिक्कत हो रही हो। 12, 15 और ये कितने, 2 और ये 5। तो यहाँ से शुरू करना है 5 से। नेक्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट रहेगा वो 6 नंबर वाला रहेगा। 6 पे क्या आता है हमारा F। उसके बाद हमारा क्या रहेगा 3 नंबर वाला, 3 पे क्या आता है C। फिर क्या रहेगा हमारा 16 नंबर वाला, 16 पे क्या आता है P। फिर हमारा क्या रहेगा भाई 13 नंबर वाला। ठीक है, 13 पे क्या आता है हमारा M। फिर हमारा क्या रहेगा 8 नंबर वाला, 8 पे क्या आता है हमारा H। तो हमारा आंसर क्या रहेगा FCPMH, ये आंसर है। अगला सवाल क्या है हमारा, इसमें क्या कर रहा है भाई, लेमन कोई है वर्ड है, उसका कोड क्या दे रखा है OVNL और M। पूछा किसका है, एप्पल का। तो देखो, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो बात जो मैंने अपनी पहली वीडियो डाली है, ठीक है, अल्फ़ाबेट लर्निंग वाली, उसमें सीधा सीधा सिंपल मैंने बताया, मेरे को लिखते लिखते पता चल गया इसमें क्या कोड है। ठीक है, वो आपको वीडियो ढंग से देखनी है, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि लिखते लिखते क्या, पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि इसमें डिकोड आपको कैसे करना है। उसमें मैंने देखो अब इसमें क्या यूज़ कर रखा है, एक बार मैं आपको अल्फ़ाबेट लिख के दिखा दे रहा हूँ। अल्फ़ाबेट इसके नंबरिंग क्या है 12, इसकी क्या है भाई 5, इसकी क्या है 13, इसकी हमारी 15, इसकी 14, इसकी क्या दे रखी है 15, इसकी क्या दे रखी है 22, इसकी क्या दे रखी है 14, 12 और 13। ये हमारा जनरल अप्रोच रहता है कि सीधा क्वेश्चन उठाया, उसकी नंबरिंग लिख दी, या ऊपर आपने अल्फ़ाबेट लिख के उसका चालू कर दिया उसका नहीं। अब इसमें जो मर्जी आप लॉजिक लगाते रहना, इसको डिकोड नहीं कर पाओगे अगर आपने एक चीज़ नहीं जानी तो। वो क्या है कि अगर मेरे को पता है कि ये अगर L हमारा आगे से 12वें नंबर पर आता है और O का, ठीक है, O हमारा आगे से तो 15वें नंबर पे, लेकिन पीछे से, यानी जब अगर मैं Z से स्टार्ट करूँ काउंटिंग, ठीक है, उल्टी काउंटिंग स्टार्ट करूँ, तो O कितने नंबर पर आता है। तो उसके लिए क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, टोटल नंबर्स में 1 ऐड करते हैं, क्योंकि यही बंदा 2 बार काउंट होगा, इसलिए 1 ऐड करते हैं। तो 27 में से, ठीक है, 26 तो टोटल नंबर्स होते हैं हमारे, इसकी ओरिजिनल काउंटिंग को घटाते हैं, तो जो नंबर आता है वो इसकी पीछे से काउंटिंग आती है। ये हमारा एक जनरल अप्रोच है,
ठीक है, जो पंक्ति वाले सवाल आएंगे कि एक पंक्ति में दाएं से इतने से बैठा है तो बाएं से उसकी पोजीशन क्या होगी, उसमें भी हम सेम लॉजिक लगाएंगे। उसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक ही बंदे को हमने 2 बार काउंट करना है, तो जो टोटल नंबर्स हमारे होते हैं उसको एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, और उसमें से जिस तरफ की पोजीशन आपको पता है वो घटा दोगे तो दूसरी तरफ की पोजीशन आपकी निकल जाती है। एक नॉर्मल प्रोसीजर है हमारा। लेकिन मैंने आपको उस वीडियो में, जो मैंने पहली वीडियो डाली है, उसमें मैंने आपको डायरेक्ट इनके एक दूसरे के अपोजिट आपको याद करवाए हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से याद कराए हैं, ठीक है। अगर मेरा आपको कॉन्सेप्ट उसमें समझना है तो अपनी तरफ से आप कोई भी वर्ड बना के याद कर सकते हो, लेकिन भाई याद जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने वो याद करा होगा तो आपको तुरंत लिखते लिखते या पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं दे रखा है, एल का उल्टा हमारा ओ होता है, ई का उल्टा वी होता है, सब मैंने आपको बताया। एम का उल्टा क्या होता है, एन, ओ का उल्टा फिर से एल, एम का उल्टा एम। ये कॉन्सेप्ट है, इसमें अपोजिट नंबर्स यूज कर रखे हैं, तो सेम एप्पल का बताना है हमने, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, इस आपने जल्दी जल्दी कैसे बता दिया भाई, करके देख लेना, ठीक है। इसका अगर इससे लॉजिक लगाओगे तो ये 5वें नंबर पे वी हमारा पीछे से 5वें पे, वही 27 में से 22 माइनस करोगे 5वें नंबर पे आ जाएगा। ऐसे ये 13वें नंबर पे आता है एम, तो एन हमारा पीछे से 13वें नंबर, 27 में 14 माइनस करोगे तो ये वाले कॉन्सेप्ट से निकालोगे तो ऐसे आएगा। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है जब हमारे वो पंक्ति वाले सवाल आएंगे, उनमें यूज़ करना है। कतार में इतने दाएं से इतने स्थान पर बैठा है, या बाएं से या ऊपर से या नीचे से, इस तरीके से वो देता है, ठीक है। वो जब हम वो वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तब वो मैं अच्छे से बता दूंगा आपको। इस बार आपको ऐसे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तरीका, ये तो वैसे नॉर्मल प्रोसीजर है, ये तो आपको आना भी चाहिए, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको एक दूसरे के अपोजिट अल्फ़ाबेट्स याद कराए हैं। ओके, तो अब इस हिसाब से हम एप्पल का क्या कोड करेंगे। ए का उल्टा क्या होता है, ए टू जेड तक काउंटिंग हमने याद करी तो ए का उल्टा होता है जेड, ठीक है। ऐसे ही पी का उल्टा क्या होता है, तो मैंने उसमें याद कराया था कुर्ता पजामा से। के का उल्टा क्या होता है, पी, पी का उल्टा के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के, तो ये तो हमने अभी किया है। पी का उल्टा क्या होता है के। एल का उल्टा, एल और बी को मतलब इसको मैंने इस वर्ड से लव से याद करवाया था, लव से 4 याद हो जाते हैं हमारे। एल का उल्टा होता है ओ का उल्टा एल, वाइस वर्सा होता है। ऐसे ही वी का ई का वी, तो यहाँ पे एल का तो क्या हो जाएगा ओ, और ई का क्या हो जाएगा वी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जेड के ओ वी, ये हमारा आंसर। ओके, इसमें भी हमारा देखो, मेरे को लिखते लिखते पता चल गया कि क्या लॉजिक है। सेम फिर से लिखते हैं। काम का भाई कोड दे रखा है एक्स जेड ओ एन से, ये कोड दे रखा है। तो इसमें 3 1 12 और 14 ये कोड है, 12 और 13 सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा 24 26 और 15 और 14, ये कोड रहता है। अब देखो, अगर आपने ढंग से एक दूसरे के अपोजिट याद किए हैं तो आपको सीधा सा पता चल जाएगा कि सी का उल्टा एक्स होता है, ए का उल्टा जेड होता है, एल का उल्टा ओ होता है, एम का उल्टा एन। वरना लगे रहो इसी में, इसके कोड निकालने में, इसमें ही आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ढंग से इसको एक बार सीख लिया ना अपोजिट वाले को, तो आपको लिखते और पढ़ते समय ही पता चल जाएगा कि इसमें अपोजिट वाला लॉजिक लग रहा है। अब आपसे जो मर्जी पूछ ले, हो एंगर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ए का उल्टा क्या होता है जेड, एन का एम, जी का जीटी रोड से टी, आर का क्या होता है इंडियन रेलवे से करवाया था याद, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, और वी का हमने अभी पढ़ा था ई, ई का वी। तो आंसर क्या आएगा जेड एम टी आई वी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, मास्टर कैन बी कोडेड एज सैमरैट, तो कैरेट को कैसे लिखा जाएगा, ये सवाल है।
मास्टर, उसके बाद है SAMRET। तो जब भी इस तरीके का टाइप आपके सामने नज़र आए जिसमें जो अल्फ़ाबेट पहले दे रखे सेकंड में भी सेम ही अल्फ़ाबेट का यूज़ हो रहा है, तो आपको नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, आपको सवाल को, जो आपके सामने पर्सन है, क्वेश्चन है, उसको ढंग से पढ़ना है। वो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सारे वही अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं जो इधर हो रहे हैं। ठीक है, दोनों में सेम ही अल्फ़ाबेट। तो यहाँ में प्लस माइनस के लॉजिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि भाई ये इस लेटर से ये कैसे बन सकता है। ठीक है, तो देखो अगर इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ लूँ, 6 लेटर्स है इसमें। ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट है और 6 ही इधर है। तो यहाँ कुछ नहीं कर रखा उसने, सिंपली इनको 2 टुकड़ों में तोड़ा, बीच वाले को रखा ऐसा का ऐसा और इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, बस। और कुछ भी नहीं है इसमें। सेम ऐसे ही इसमें ई को रखा है यहीं पे, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, तो ये आ गया हमारे सामने। ठीक है, तो सेम जब भी वही अल्फ़ाबेट दूसरे उसके उसमें लग रहे हों, ठीक है, उसके कोड में लग रहे हो, तो ध्यान देना है, एक बार पोज लेना है कि मेरे को नंबर लिखने की ज़रूरत है या नहीं है। तो सेम लॉजिक से कैरेट का निकाल दो, CARROT, फिर से 3 में तोड़ लो। कई बार वो 7 लेटर का दे देगा वर्ड, तो उसमें 3 इधर 3 इधर, बीच वाले को एज इट इज कर देता है। लेकिन आप लोग समझ जाओगे जैसे ही लिखा रहेगा सेम वाला कॉन्सेप्ट, तो इजीली पकड़ जाओगे आप बात को। तो यहाँ पे वही बात है, इसका इधर, बीच वाले का इधर। ए का ए रहेगा, RAC, यहाँ पे O का O ही रहेगा, T इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा। ठीक है, T यहाँ आ गया, R यहाँ, तो RACTOR, ये मेरा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को देखो जितनी भी टाइप मेरे हिसाब से सवाल के लिए इम्पोर्टेंट है सारी ही बता रहा हूँ, और कोशिश यही है कि मेरे, चलो इस पार्ट को एक सवाल और करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में इसके जो भी टाइप्स बचे हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो डिस्कस कर ले, वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये पार्ट। ये इस पार्ट का हमारा लास्ट सवाल रहेगा। इसमें क्या कह रहा है, रिलीजन है भाई। इसको क्या लिख रहा है, NOIGILER। ठीक है, ये इसका कोड दे रखा है। तो देखो, जब भी मैंने पिछले सवाल में बताया कि आपको रीजनिंग के सारे सवाल ढंग से पढ़ने हैं, तभी आपको उसका लॉजिक समझ में आएगा। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे, सीधा ही नंबरिंग लिखने पे चले जाओगे, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका आंसर नहीं आएगा। ख़ास तौर पे आपको ये ध्यान देनी है जब भी आप रीजनिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओगे। वैसे तो आपको सभी, जितने भी आप एग्ज़ाम में बैठो, सभी क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना होता है। लेकिन जब भी, मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, रीजनिंग में पर्टिकुलर आप अगर ढंग से आपने एक वर्ड भी मिस कर दिया पढ़ने में, तो आप उसको गलत इंटरप्रेट कर जाओगे और आपका सवाल नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखो, अगर रीज़न लिखते समय अगर आपका ध्यान नहीं है या पढ़ते समय ध्यान नहीं है कि रीज़न और इस दोनों में सेम ही अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है, तो आप नंबर लिखोगे और फिर उस पर 2-4 सेकंड या 10 सेकंड भी वेस्ट कर दिया, तो वो आपको पास वापस घूम फिर के आने का नहीं है वो समय। तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो, इसमें सेम वही सारे वर्ड्स, सारे लेटर्स वो के वो लिखे हुए हैं। बस क्या किया उसने कि रीज़न ऐसे लिखा था, इसको उठा के यूँ पलट दिया। यानी इस बार क्या, लिखते समय ये वाला पीछे से ऐसे शुरू कर दिया। रीज़न हमने ऐसे से इधर लिखा था, ये वाला इधर से इधर, इसका डिकोड कर दिया। तो यहाँ से अगर देखो, N के बाद OIGI वैसे ही लिखा है सारा, तो ऐसे ही आप सेकुलर का लिख दो। ठीक है, सेकुलर में भी क्या है, ऐसे का ऐसा है, तो R से शुरू करके सारे के सारे ऐसे लिख दो, RALUCES, ये हमारा आंसर आ जाए। लेकिन ये तभी कर पाओगे आप लोग जब आप लोगों ने ढंग से इस चैप्टर को किया होगा।
मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी इस टाइप 2 में जितनी टाइप बनती थी सारे करा दिए, जिस जिस तरीके से वो पूछता है। कुछ भाई रह गया हो, अभी कुछ 2-4 सालों में नए आने लग गए हो क्वेश्चंस, तो बता देना उनको भी मैं कहीं से। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा, देखो इतना टाइम लगाया रीजनिंग की वीडियो अपलोड करने में, उसके पीछे रीज़न यही था क्योंकि मैं 3-4 सालों से अभी कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले जो एग्ज़ाम दिए थे वही मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस रखे हुए थे, मैंने अभी कहीं से अरेंज किए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद मैंने रीजनिंग के, क्योंकि मैथ से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैथ तो मैं अभी भी रेगुलर पढ़ा रहा था, लेकिन रीजनिंग मैं अभी किसी को नहीं पढ़ा रहा था, तो इसलिए रीजनिंग की वीडियो आने में इतना टाइम लगा है। लेकिन अब हमारी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी रीजनिंग की भी, क्योंकि अभी मैंने अपना जितना बैकअप तैयार करना था वो कर लिया है। और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, जितने भी आप लोगों के यार दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हो, सभी तक हमारा जो चैनल है उसका लिंक पहुंचाएं, सभी को लोगों को इससे जोड़ें, ताकि थोड़ा हमें भाई एनकरेजमेंट मिले और हम और अच्छे से वीडियोस अपलोड करें। जो भी हमारी वीडियोस में आपको खामियां नज़र आ रही हैं वो आप पॉइंट आउट करें, उनके ऊपर काम होगा, ठीक है। और आपको और अच्छी वीडियोस और अच्छा जो भी हमारा कंटेंट रहेगा वो और अच्छा मिलेगा। तो प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल ई गुरुकुल, और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट में ये वाला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग हम ख़त्म कर देंगे, जल्दी आएगा नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।